हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और ये वाला व्लॉग होने वाला है आओ बहन बातें करें सीरीज का। मैं अभी सारा काम निपटा के किचन की क्लीनिंग वगैरह करके अब बैठ गई हूँ अपनी सहेलियों से बातें करने। और जो लोग नए हैं जिन्हें नहीं पता कि आओ बहन बातें करें सीरीज क्या है, उनको मैं जल्दी से बता दूं कि पहले मैं क्वेश्चन आंसर वीडियो स्टार्टिंग से जब शुरू हुआ तो लोगों को जानने की इच्छा होती है, उसकी वजह से क्वेश्चन आंसर वीडियो शूट किया करती थी। वो प्लेलिस्ट भी क्वेश्चन आंसर वीडियो में है जिसमें मेरी पर्सनल जो जानकारी लोगों को चाहिए होती है, यूजुअली जिसको भी वो देखते हैं कंटेंट क्रिएटर को, उस तरीके की बातें। लेकिन फिर लाइफ से जुड़ी हुई स्ट्रगल पे जब बातें होने लगी तो ये जोन मेरी पर्सनल लाइफ से हट के भी कहना चाहिए एक बड़े लेवल पे हो गया। तो लोग अपनी प्रॉब्लम कभी यहाँ पर शेयर करते हैं जिनको कंफर्टेबल लगता है, और जिनके पास कोई दोस्त नहीं है कहने के लिए, या जिस पे कोई भरोसा करने वाला कोई बंदा नहीं है, या ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसे वो बता तो देंगे लेकिन वो उनके हिसाब से जो उन्हें ठीक लगे या वो जिसे अप्लाई कर सकें ऐसा सोल्यूशन नहीं दे पा रहा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं और ट्राई करते हैं हम लोग उस पर बात करने का। और जितना फीडबैक इस सीरीज पे मुझे आया, जितना प्यार इस सीरीज पे मुझे मिलता है, उसके थ्रू मैं कह सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि जिन्होंने कमेंट किए उनके साथ साथ जिन्होंने कमेंट नहीं किए हेजिटेशन की वजह से या किसी भी और वजह से, उन लोगों का भी कहना यही होता है कि उनको एक क्लैरिटी मिलती है, अपनी प्रॉब्लम्स को वो दूसरी तरीके से देख पाते हैं। और भी कुछ नहीं तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, जो भी प्रॉब्लम है थोड़े दिन में या इस तरीके से सॉल्व की जा सकती है। तो अगर हमारे बात करने भर से किसी की भी लाइफ में थोड़ी सी भी ईज हम ला पाएँ तो इससे बेहतर मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकता। और मैं क्या, जो मेरे पास जरिया है मैं उससे कर रही हूँ, लेकिन आपसे भी जितना हो सके, जिसके साथ भी आप कर सकें ये चीज़ कि आपके बात करने से या आपका उनकी प्रॉब्लम को सुनने भर से उनका मन हल्का हो जाता है, उनकी लाइफ में थोड़ी ईज़ आ जाती है, थोड़ी कामनेस आ जाती है। तो इससे ज़्यादा मुझे लगता है आज के टाइम पे पुण्य कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग स्ट्रगल कर रहा है, भले वो आदमी है या औरत है या बच्चे हैं। कोई नहीं बचा हुआ इस चीज़ से, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। तो सबसे पहले ये था कि मैं अब मेरी शादी को 1 साल होने को है, मैं फिर से शुरू करना चाहती हूँ जॉब करना। लेकिन मेरा ये मानना है कि वाइफ को भी सेल्फ डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। पर मुझे बताएं कि जॉब कंटिन्यू करने के साथ घर कैसे मैनेज करें, और जॉइंट फैमिली में रह के जब हम अकेले सब देख रहे हो तब भी। तो मेरा पूरा कहना चाहिए चैनल ही इस बारे में है कि जॉब के साथ आप घर कैसे संभालें। तो आप रेगुलर देखते रहो, आपको सिंपली आइडिया मिल जाएगा। लेकिन जब आप घर पे रहते हैं, भले हम ये कहते रहें कि हाउसवाइफ को तो 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, आपको कम से कम 1 दिन की मिलती है एंड ऑल दैट, लेकिन नो डाउट डबल हो जाता है काम जब आप बाहर भी काम कर रहे हो और घर की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी होती है। हाउसवाइफ जब घर में रहते हैं, हम लोग जब छुट्टी में रहते हैं, जो मुझे फील होता है, जो काम करने के लिए हमारे पास 10 से 10:30 11 तक का भी टाइम होता है, वो हमें सुबह 7:30 8:30 तक हर हाल में निपटा के जाना होता है। और इन केस हम नहीं निपटा पाए तो वो शाम को हमारी जान को ओवरबर्डन हुआ पड़ा मिलेगा। तो आप उसमें एक टाइम स्लॉट में आपको पूरा करना होता है, वो प्रेशर आपके ऊपर आएगा ही आएगा अगर आप जॉब कंटिन्यू करना चाहते हो। तो अगर आप डेस्परेट हो कि भाई मुझे जॉब करना ही है और आपके थॉट बिल्कुल क्लियर हैं कि नहीं, एक वुमन को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए फाइनेंशियली, तो आप ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि सोचने में चीज़ें ज़्यादा बड़ी लगती हैं। जब आप करने लगोगे तो हज़ारों लाखों औरतें जो हैं वो घर भी कर रही हैं और बाहर भी कर रही हैं, तो आप आराम से कर लोगे, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। अगर आपको ये है कि शुरू करनी है तो फिर कर दो, मैनेज तो सब हो ही जाएगा। और टाइम टू टाइम गाइडेंस के लिए चैनल है ही, आप देखते रहो, नई पुरानी जितनी वीडियोज़ हैं उनसे आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी एक वर्किंग मॉम की तरफ से ही है, और शायद उन्होंने व्लॉगिंग भी की हुई है क्योंकि उनके चैनल का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। तो उनकी एक बेटी 8 साल की है और एक 2.5 साल की है। अब इनका ये है कि ये वर्किंग भी हैं, मेड भी नहीं है, और घर भी सारा फिर खुद देखती हैं। दिक्कत क्या है, क्वेश्चन क्या आया है कि जब इनके चीज़ें मतलब ओवर होने लगती हैं तो गुस्सा जब आता है तो वो इनकी बेटी पर निकल जाता है, जबकि वो इतनी छोटी है, इन्हें पता है। तो उसके लिए कोई सोल्यूशन ये मांग रही हैं।
अब आपने इतनी समझदारी दिखा के आपने ये भी देख लिया कि आपका गुस्सा जो निकल भी रहा है वो ज़्यादा निकल रहा है 2.5 साल वाली पे, और 8 साल का बच्चा भी बहुत ही छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, गुस्सा उस पर भी निकलता है। क्योंकि मेरी अब 10 साल की हो गई, लेकिन मुझे लगता है अभी भी बहुत छोटी हैं उस हिसाब से कि आप इन्हें बड़ों की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो बच्चों पे जब आप देख रहे हो कि आपका गुस्सा निकल रहा है पर्पजली, तो उससे बेटर क्या है कि आप भले बच्चों से 2 बात कम कर लो, लेकिन जब आपको पता है कि इन चीज़ों के बाद आपका इरिटेशन लेवल बढ़ेगा या ये काम नहीं होने से आपका इरिटेशन लेवल बढ़ेगा, आप बच्चे बच्चे ना सब समझते हैं, आप उनको पैटर्न मतलब वो देखते हैं सारी चीज़ों का कि मम्मी को कब और किस बात पे कितना गुस्सा आता है। आप उन्हें एक बार ये बोल दो, जब आपको लगे कि आपका गुस्सा आने वाला है, आपका दिमाग खराब होने वाला है, आप कह दो कि भाई थोड़ी देर ना मतलब अलग रहो, हो सके तो मेरे सामने बात बात मत करो, अलग बैठ जाओ, क्योंकि अभी मैं थक रही हूँ या अभी मैं एग्जॉस्टेड हूँ, मेरा तुम पे गुस्सा निकल जाएगा। तो 2.5 साल वाली तो नहीं समझेगी, लेकिन 8 साल वाली समझ जाएगी, क्योंकि मैं एग्जैक्टली यही करती हूँ। अगर मेरे सिर में दर्द हो रहा है या मैं किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ, और उस टाइम पे अगर बच्चा चहक के और कुछ अपनी फरमाइशें या कुछ और करता है ना, तो मैं बजाय चिड़चिड़ी होने के सिंपली कह देती हूँ कि बेटा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, उसके बाद मैं बात करूँगी, नहीं तो आप कहोगे कुछ, मुझे समझ कुछ आएगा। तो समझ जाते हैं बच्चे। अब जो वो 2.5 साल की है, उसके लिए तो देखो आपको थोड़ा सा मजबूत अपने दिमाग को करना पड़ेगा। वो बच्चा इतना छोटा है, वो आपका गुस्सा दूसरे वे में समझ लेगा, रोएगा, दुखी होगा, लेकिन वो ये नहीं समझ सकता कि मम्मी गुस्सा है तो मैं अलग हो जाऊं। तो उसको तो आपको अपना बटन गुस्से का बंद करना ही पड़ेगा, और ऐसा नहीं है, जब आप करोगे तो हो जाएगा। कि आपको पता है वो गुस्सा जो आ रहा है आपको, उसमें उस 2.5 साल की बेटी का कोई दोष नहीं है। दोष 8 वाली का भी नहीं है, लेकिन 8 वाली आपकी बात को समझ सकती है, आप उसे बता सकते हो कि बेटा थोड़ी देर का टाइम दे दो। लेकिन 2.5 साल वाली को आप कुछ नहीं कह सकते। आप उसको देखो और जस्ट इमेजिन करो कि आपने अपने गुस्से का बटन जो है वो बंद कर दिया है। उसके साथ आप कभी भी एंगर इशू वाला अपना नहीं लाने दो, क्योंकि इट्स नॉट राइट। काम का क्या है, पूरी ज़िंदगी का काम है। लेकिन बच्चा आपका 2.5 साल का पूरी ज़िंदगी नहीं रहेगा, वो हर साल बड़ा हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपके गुस्से को देखते देखते बड़ा हो रहा है, और फिर वही चीज़ उसमें रिफ्लेक्ट होगी, फिर तब आपको बुरा लगेगा, और फिर आपके पास करने के लिए कुछ होगा भी नहीं। तो कम से कम जो मुझे लगता है 5 साल तक तो बच्चे को बिल्कुल अपने गुस्से से अछूता ही रखो। डिसिप्लिन एक अलग चीज़ होती है, स्ट्रिक्ट हो सकते हो आप थोड़ा सा, लेकिन गुस्सा कि कहीं की फ्रस्ट्रेशन आप बच्चे पे निकाल रहे हो, आप मान के चलो कि वो 2.5 साल की बच्ची की जगह आपके बॉस हो, तब भी तो आप चुप ही रहोगे ना। कितना भी गुस्सा आ रहा हो, गाली देने का मन कर रहा हो, पीटने का मन कर रहा हो, लेकिन नहीं करते हैं ना। तो यानी कि बटन तो सबके हाथ में है गुस्से का, बस ये है कि बच्चे इजी टारगेट होते हैं तो उन पर निकल जाता है। तो मत मानो उन्हें इजी टारगेट, अपने आप को पर्पजली बताओ कि भाई नहीं, जो भी हो जाए, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, इसको मैं अपने गुस्से से अछूता रखूंगी जब तक वो समझदार नहीं हो जाती कि हाँ मम्मा भी गुस्से में है तो इनसे थोड़ा अलग रह ले। ये वाली चीज़ है, जब आप कॉन्शियसली करोगे तो हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और आया था कि एंगर मैनेजमेंट, कि मैं चुप तो हो जाती हूँ, लेट इट बी करने भी लगती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ बोल दूँ तो झगड़े हो जाते हैं घर में। वो बच्चे से रिलेटेड नहीं था, वो बड़े लोगों से रिलेटेड था। लेकिन ये जो बॉस वाला एग्जाम्पल है, ये हमेशा काम करता है। जब भी आपको लगे कि आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप अपने आप को ये मान के चलो कि जिस पे गुस्सा आ रहा है, अगर उसकी जगह पे आपका बॉस हो जो आपको वेतन देता है, आप उसे कह दोगे? अगर वो इससे भी बुरा बिहेव कर जाए आपके साथ, आप उसको पलट के क्या और कितना कहोगे? तब भी आप ही वो हो और आपका ही वो गुस्सा है, लेकिन आप कंट्रोल कर जाओगे, है ना? तो कंट्रोल आप कर सकते हो, लेकिन जब आप देखते हो कि यहाँ पर गुस्सा उतर सकता है तो आप उतार देते हो। दूसरी एक कंडीशन ये होती है, कुछ लोगों के साथ एंगर इश्यूज ज़्यादा होते हैं कि अगर वो गुस्से को कंट्रोल करें, ये मेरे साथ खुद है, मैं आपको बता रही हूँ इसीलिए, कि अगर गुस्से को कंट्रोल कर लिया, किसी पे गुस्सा आ रहा है और हम उस पे जता नहीं पाए, वो फ्रस्ट्रेशन अंदर इतनी स्ट्रांगली अपने आप को किल करती है कि जैसे ये एक कमेंट अगला जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने बोला कि मैं गुस्सा ना भी करूँ ना, मेरा फेस रेड हो जाता है। तो ये आपकी बॉडी का साइन है कि आप वो गुस्सा फिर बाहर नहीं निकाल रहे ना, तो अपने ऊपर निकाल रहे हो। तो इसका मतलब आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप गुस्से को दबा रहे हो।
उसका तरीका क्या, मैंने क्या अपनाया, मुझे भी यही होता था कि अगर किसी ने मुझे कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया मेरे साथ जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं उसको पलट के उतना नहीं कह पा रही या उसके साथ मैं ऐसा कुछ कर नहीं पा रही जिससे मुझे शांति पड़े कि हाँ इसने मेरा बुरा किया तो मैंने भी कर लिया ताकि मैं खुश हो जाऊं, वो मैं नहीं कर पा रही। वेरियस रीजंस, भाई समाज है, इतने जंगल राज तो है नहीं कि तुमने भौंका और हमने भी भौंक दिया। कई जगह आदमी चाह के भी जवाब नहीं दे पाता, बॉस के सामने क्या और परिवार के सामने क्या, तो वो गुस्सा क्या होता है फिर दिमाग में आपके सेट हो गया। अब वो गुस्सा जो है बाहर तो निकला नहीं, तो वो कहाँ निकल रहा है, हमारी अपनी बॉडी पे निकल रहा है, क्योंकि हम उसको समझ ही नहीं पा रहे। अब वो दूसरे को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए लेकिन वो हमें पहुंचा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोगों ने कुछ नहीं किया और हमारे आसपास हैं, अब वो उन पे उतरना शुरू हो जाएगा। तो गुस्से को केवल दबाना काफ़ी नहीं है, उसको मैनेज करना आना चाहिए हमें। तो उसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं कि आप अपने आप को सबसे पहले तो ये एडमिट कर लो कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। एग्जैक्ट पता करो किस बात पे आ रहा है, वो बात सच में गलत थी या उसने तो सही कही लेकिन क्योंकि आपके विषय में अच्छी बात नहीं थी इसलिए आपको बुरी लग गई। ये दो चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें होती हैं कि उन्होंने बात सही की थी लेकिन टोन या क्योंकि आपकी बुराई छिपी हुई थी उसमें आपको कुछ बुरा बताया, आपकी कमी बताई इसलिए आपको बुरा लग गया, तो उसमें तो आप सिंपल है कि अगर वास्तव में वो कमी आप में है तो बजाय गुस्सा उतारने के वो सारा गुस्सा उस चीज़ पे उतारो कि अब इस कमी को दूर ही करके दिखाना है। अब ये मेरे अंदर बुराई बताई है ना, इस बुराई को दूर ही करके दिखाना है। तो वो जो गुस्से की एनर्जी है वो आपकी डाइवर्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी कोई गलती भी नहीं है, आप हर तरीके से ठीक हो, लेकिन फिर भी कोई आपके दिमाग की दही करके चला गया, फिर आप क्या करोगे? तब आप ये कर सकते हो कि अकेले कमरे में बैठ के खूब चिल्ला लो। आपको जो उस आदमी को कहना है, जो भी, आप अकेले हो, आपको कोई सुन नहीं रहा, आपको कोई जज नहीं कर रहा, आपको जो कहना है उसे, जो भी आपको करके शांति मिल जाए वो आप कर लो, ताकि आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकल जाए और आप अपने आप से खुद ही ये बोल दो कि भाई निकाल लिया ना गुस्सा, अब नॉर्मल हो जाओ। तो 10-5 मिनट में ही जब आप वो चीख पुकार अपनी निकाल देंगे, फ्रस्ट्रेशन आपकी निकल जाएगी। अकेले कमरे में है तो किसी को कोई उससे नुकसान नहीं हो रहा, अपने को भी नहीं करना है, लेकिन हाँ आप बोल के भड़ास निकाल लो अकेले कमरे में, ये सोच के कि वो बैठा हुआ है सामने और आपको जो जो कहना है आप सब कह दो। या फिर आप पेपर पे भी लिख सकते हो, बाद में उस पेपर को फाड़ दो। ये चीज़ें काम करती हैं, लेकिन उस गुस्से को अंदर मत रखो, वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगा, आपके जो चाहने वाले आपके आसपास आपकी फैमिली है जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ये बेकार की चीज़ है। गुस्सा मतलब दिखाना चाहिए सही जगह, सही लहजे में, सही शब्दों में, लेकिन हर दूसरी बात पे अगर आपको गुस्सा आ रहा है और उस गुस्से की वजह से आप अपने लाइफ को ही ढंग से नहीं जी पा रहे ना, तो आपको उसको तरीके से मैनेज करना सीखना ही होगा। तो ये था जी एंगर मैनेजमेंट का मेरे हिसाब से फुल प्रूफ तरीका, जो मेरी लाइफ में तो काम कर गया। अब मुझे या तो गुस्सा आता ही नहीं जल्दी किसी के ऊपर, और आता भी है ना तो यूं आया और यूं चला गया, इस तरीके का आता है कि चलो छोड़ो, और लिटरली छोड़ो, ये नहीं कि बस चलो छोड़ो फिर वो यहाँ अटका हुआ है, वो छोड़ ही दो। और अगर किसी का ऐसी कोई बात है जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है तो फिर वो मैं यही करती हूँ कि या तो पेपर पे लिख लेती हूँ या फिर अकेले कमरे में बैठ के उसको जो कहना है वो कह देती हूँ, ताकि मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। और बेस्ट तरीका तो वही होता है, आप उसको एक किनारे करके कुछ क्रिएटिव काम करने बैठ जाओ। कुछ क्रिएटिव करना बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल होता है, तो ये भी कर सकते हो आप। तो आई होप कि अप्लाई करके देखना, आपका गुस्से का इशू तो हो जाएगा ख़त्म। अगला जो क्वेश्चन है वो अगेन वर्किंग मॉम की तरफ से है कि वो घर छोड़ती हैं सुबह 6:40 पर और शाम को 4 बजे घर में आती हैं, और सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो जब वहाँ से आती हैं तो वो डेड टायर्ड हो जाती हैं और समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ। आप तो इतने लंबे टाइम के बाद आ रहे हो, फिलहाल मेरी खुद की कंडीशन यही हो रही है कि मैं जब स्कूल से आती हूँ तो वो एनर्जी मुझ में नहीं होती जो आप हमेशा व्लॉग में देखते हो। फिलहाल का जो मैं आपको बता रही हूँ पिछले 1 महीने का,
इतनी टायर्ड मैं हो जाती हूँ कि कुछ होता ही नहीं। तो कुछ होता नहीं में भी ना हम लोग इतने तो हैं कि कुछ होता नहीं में भी हम लोग बेसिक काम कि खाना, कपड़े, घर की बेसिक सफाई, ये सब हम लोग कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ होता वाली बात वही है कि इतने सारे काम होते हैं जो पूरा दिन में नहीं निपटते, वो हम आखिर के 1-2 घंटे में कैसे ही निपटाएं। अब उसका क्या है, देखो एक तरीका, अगर आपकी जॉब परमानेंटली लंबी है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि जो औरतें घर से काफी दूर नौकरी करती हैं, उनके लिए आप कुछ सजेस्ट करो। देखो उनके लिए ना, आप चाहो तो पेन पेंसिल लेके इनको नोट डाउन कर लो पॉइंट को। हम कुछ चीजें हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं अगर हमारा वर्किंग आवर्स जो है वो लंबे हैं और घर आते आते हम बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला, जो आप कपड़े पहन रहे हो वो कंफर्टेबल होने चाहिए येट स्टाइलिश। ठीक है। दूसरी चीज, जो आप फुटवेयर पहन रहे हो, भाई साहब ये गोल्डन पॉइंट है। आपका जो फुटवेयर है वो कंफर्टेबल होना चाहिए बेहद, इतना कि आप वहां से आने के बाद भी उन्हीं फुटवेयर को अगर आप घर में भी, मतलब आपको लगे ना कि आप घर में चल रहे हो या आप बाहर चल रहे हो। कई कई बार हम अपने लुक को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे मैं अपनी ही बताऊं कि मैं पहले जॉब पे जाती थी और इतनी ऊंची हील पहन के जाती थी, और फिर जो दर्द होता था सब कुछ है वो समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे लगता था कि इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। लेकिन जैसे ही मैंने वो हील कम कर दी और एक टाइम के बाद मैंने जूते पहनने शुरू कर दिए सर्दियों में, तो जो जूते पहनने के बाद वाला फील था ना, कि आप आ रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आप 6-7 घंटे 8 घंटे काम करके आ रहे हो, आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपके कहीं दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि घर में भी तो हम लोग लगातार ही काम करते रहते हैं। तो जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके साथ बता रही हूँ कि मुद्दा यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है, मुद्दा ये नहीं है कि हम सुबह 6:40 से लगातार शाम के 4 बजे तक काम कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि हम उस काम को जो कर रहे हैं ना, तो उसके बीच में थोड़ा सा भी हम अपनी बॉडी को फिजिकल कुछ ऊंचे नीचे खड़े होके थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, ये सब कुछ नहीं कर रहे और ब्रेक नहीं ले रहे बिल्कुल भी उसके बीच में। और दूसरी चीज, जो हमने वहां पे कपड़े और जूते वगैरह अपने पहने हुए हैं फुटवेयर, वो बाहर के हिसाब से पहनते हैं जो इतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो इतने लॉन्ग टाइम में आपको लेते हैं थका। तो अगर आपका इतना लंबा टाइम है ना, तो सबसे पहली चीज वही है कि कपड़े और आपके फुटवियर बिल्कुल कंफर्टेबल हो। तीसरा पॉइंट आता है, जब आप काम कर रहे हैं, अगर आपका बैठने का काम है लगातार, तो अपना आधा घंटे बाद ना सही लेकिन हर 1 घंटे बाद आप उठो और एक चक्कर इधर उधर मार लो, कुर्सी पे चिपके मत रहो। चाहे कितने ही आप थक रहे हो लेकिन चल लो, थोड़े बहुत ऐसे ऐसे करके हाथ स्ट्रेच कर लो, इसी तरीके से पैरों को स्ट्रेच कर लो, गर्दन ऐसे ऐसे घुमा लो, कुछ भी, मतलब थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाते रहो। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा ये है, जो आपका वर्क स्पेस है उसमें हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करो, कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके साथ आपका कोई कनेक्शन ही नहीं, आप दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ बिता रहे हो ना, तो अगर उनके साथ आपकी पॉजिटिव कनेक्शन है, फ्रेंड वाला अगर बन गया, पॉजिटिव के बाद एक और स्टेप आगे बढ़, कसम से आपको वो टाइम मतलब बिल्कुल थकाएगा नहीं, आप बिल्कुल फ्रेश वहां से आओगे। ये चीज भी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब स्टाफ में टीचर्स थे और हम लोग एज अ फ्रेंड थे, तो हमें काम ही नहीं लगता था, बिल्कुल ऐसे कि दांत फट रहे हैं पूरा दिन, इंजॉयमेंट, ऐसा लगता था इंजॉय कर रहे हैं मतलब, और काम धड़ल्ले से काम हो रहा है, लेकिन आप थकते नहीं हो अगर आप खुश रह के काम करते हो। और सहकर्मियों के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि जिस काम के लिए आप जा रहे हो आपको वो काम पसंद होना चाहिए। अगर आप बेपसंद का काम 1 घंटा भी करोगे तो आप थक जाओगे, लेकिन अगर आप पसंद का काम 8-9-10 घंटे भी कर लोगे ना, तो आप थकोगे नहीं। तो टीचिंग जैसे मेरा है कि छोटे बच्चों के साथ पढ़ाना, जब वो छोटी छोटी चीज़ें अचीव कर लेते हैं और बाल सुलभ उनकी बातें, वो चीज़ें आपकी थकान बहुत हद तक मिटा देती हैं। तो आप घर में कितना भी डाउन फील भी कर रही हो ना, मैं अब हालत ये है कि मैं यहाँ पर जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे हैं, बिजी होने लगे हैं, कितनी बार घर में डाउन फील होता है, लेकिन मैं यहाँ से अगर डाउन भी जा रही हूँ मेंटली, तो मेरे स्टूडेंट जो हैं वो जाके जब अपनी चटपटी बातें शुरू करते हैं ना, तो मैं एकदम से मतलब मुंह पे हंसी आ ही जाती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 पॉइंट ना फॉलो करो, ड्रेस, फुटवियर, सहकर्मी, आपके आपके काम जो आप कर रहे हो वो, और आपका बीच बीच में उठ के फिजिकली एक्टिव होना,
5 ये, और छठा सबसे ज़रूरी, जो आप खाना ले जा रहे हो वो बिल्कुल ऐसे मत ले जाओ कि ये मेरा टिफ़िन है और थोड़ा सा ले गए या कुछ और। आप प्रॉपर खाना लेके जाओ जब आपका इतना लंबा टाइम है। पानी पियो अच्छे से, मान के चलो कि आप घर पे हो, लंबा टाइम है, थोड़ा वजन ढोना पड़ेगा, आप 2 बोतल लेके जाओ, एक नहीं ले जा रहे। पियो और मतलब अच्छे से रहो। तो अगर आपका खाना पीना रेगुलर चलता रहेगा, आप खुश हो, आप फिजिकली एक्टिव हो, वहाँ पर चल फिर रहे हो, आप थक नहीं रहे क्योंकि आपने कंफर्टेबल कपड़े और फुटवियर पहने हुए हैं, तो जब आप आओगे ना शाम को भी, तो आप नॉर्मली उतने थके हुए होंगे जैसा हम छुट्टी वाले दिन नहीं करते, सुबह से लेकर शाम तक काम करते, थोड़ी थकान होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि शाम काम कर ही ना पाए। सेम चीज़ वो होगी और धीरे धीरे बॉडी को आदत हो जाती है। दिक्कत वहीं होती है, ये भी मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं पानी कम पीती थी, मैं हील्स पहनती थी और मेरे ज़्यादा अच्छे टर्म्स नहीं थे, किसी से बात ज़्यादा मैं करती नहीं थी, तो मेरे लिए काम करना ना बोझिल सा होता जा रहा था। जब मैं 4-5 घंटे की नौकरी में भी थक जाती थी और घर आके भी फिर मुझसे कुछ नहीं होता था, शादी से पहले क्या और शादी के बाद भी, मतलब मेरे को टॉर्चर लगता था कि नौकरी ये वो कैसे। लेकिन जब आप सोच बदल लेते हो, इन चीज़ों को चेंज कर लेते हो, तो फिर वो आपके लिए एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाती है और फिर आप वहाँ भी अच्छे से एनर्जेटिक होके काम करते हो अपने वर्क प्लेस पर भी, और जब आप घर आओगे ना तब भी आप खुश रहोगे, एनर्जी आपकी बनी रहेगी। आने के बाद एकदम मत करो काम, चाय पानी पियो, रिलैक्स हो, बात करो परिवार से और फिर काम में जुट जाओ। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके काम के घंटे और काम फ्लक्चुएट हो रहे हैं, नहीं हो रहा, तो उसमें फिर आप कुछ मत करो, अपने आप को ओवर वो मेड लगा लो कि भाई जितने टाइम मैं हूँ उतने टाइम ही आ और उतने टाइम ही काम करके जा, फिर ये हो सकता है। तो आप फॉलो करके देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये दोनों लोग जिनकी लंबी जॉब वाला आया था, कि वो मुझे बताएं कि ये चीज़ें काम करती हैं या नहीं करती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम करेंगी। अच्छा, अब 2 क्वेश्चन आए हैं ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। एक तो कह रही है कि ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव कैसे करें, कि कहीं जाती हूँ तो तैयार हो जाती हूँ लेकिन घर में रह के तैयार होना मुझे अच्छा नहीं लगता। मत हो तैयार, इट्स ओके, लेकिन घर में तैयार नहीं होना एक अलग चीज़ है कि मेकअप नहीं करना। तो उसके लिए आप क्या करो कि आप रेगुलर स्किन केयर पे ज़्यादा ध्यान दो, रेगुलर हेयर केयर पे ज़्यादा ध्यान दो, ताकि जब आप मेकअप नहीं भी कर रहे हो, आप सिंपल सा एक सूट डाल लो बजाय मैक्सी के। तो आपका ये है कि लुक प्रेजेंटेबल रहेगा, आप मैसी नहीं लगोगे। तो ज़रूरी नहीं है आप घर पे बहुत ज़्यादा तैयार होके रहो, कुछ भी मत पहनो, ज्वेलरी वूलरी, लेकिन ये है कि अगर आपकी स्किन अच्छी है, आपके बाल अच्छे हैं, नेल्स वगैरह साफ सुथरे हैं, तो भी आप अच्छे लगोगे, प्रेजेंटेबल लगोगे। तो इट्स नॉट अ बिग। अब आते हैं जी फेवरेट मुद्दे। ये थोड़े पहले के आए हुए हैं या अभी आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अभी पिछले 15 दिनों के बीच के हैं। जॉइंट फैमिली, सास, देवरानी, जेठानी, ननंद और पति, इनसे रिलेटेड वाले। तो फिर वही आया है कि जी अगर सास के खिलाफ कुछ बोलो तो घर में झगड़ा हो जाता है, उनके हिसाब से खाओ, उनके हिसाब से पहनो, और पति से भी कुछ कहते हैं तो वो नहीं सुनते। अब आप ना कमेंट करके बताना किस किस के घर में एक्चुअल सेम प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बार ये कमेंट आ चुका इस तरीके का अलग अलग आईडी से, यानी कि बहुत बड़े लेवल पे ये चीज़ है। अब इसमें क्या है, सारी चीज़ें कर लो। मान लीजिए सूट पहनने की बात आई एक जगह, मेन तो वही आती है कि जॉब नहीं करने दे रहे। अभी 1-2 रिसेंट आया जब सूट वाले वीडियो गए थे कि हमारे यहाँ सूट पहनना मना है। सूट पहनना हो या वेस्टर्न पहनना हो या फिर अपने तरीके से घर को चलाना हो, आपका मन है, आप चलाने के लिए सोच रहे हैं, नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि घर में लड़ाई होगी, सास की और आपकी या फिर पति की और आपकी, ठीक है। इस चक्कर में आपने एक स्टेप बैक कर लिया और आप उनके हिसाब से एडजस्टमेंट करके और जैसा वो खुश रहते हैं वैसे आप करने लगे, ठीक है। यहाँ तक बहुत बढ़िया है जी, घर में शांति बनी हुई है, घर में शांति बनी हुई है, लेकिन आपके दिमाग में, आपके मन में शांति नहीं है, ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। इस कंडीशन में घुटते घुटते अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 25-26 साल में अगर शादी हुई है, लगभग 10 साल जो हैं वो निकल गए एडजस्टमेंट में कि लड़ाई हो जाएगी एंड ऑल दैट। आप पहुंच गई 35-36 पे, और अगर आपकी शादी और लेट हुई है तो और आगे वही आंकड़ा आप जोड़ लो। फिर आपको लगा कि यार लाइफ जो है वो निकलती जा रही है, ठीक, थोड़ा टाइम भी हो गया, फिर आपकी शादी को आके बच्चे बड़े होने लगे,
फिर आपने एक दिन जो है मना कर दिया इन चीज़ों को करने के लिए। आप करेंगी एंड में मना, क्योंकि अपने आप को मार के आदमी कितने साल जी लेगा। कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद आपको लगेगा कि बहुत हो गया और अब मैं ये करूँगी। तो जो लड़ाई आप इतने सालों से अवॉइड करती आ रही थी, जो गुड बुक्स में आप बनी रहना चाह रही थी, उसके चक्कर में आप खुद को मार रही थी, अपनी इच्छाओं को मार रही थी, जो गलत भी नहीं है। आप अगर सूट पहन रही हैं या आपका मन है कुछ खाने का और आपने बना के खा लिया, इसमें आपने किसी की क्या ही हानि कर दी। तो एक ऐसी मांग जिसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि दूसरे को बुरा लग जाएगा इसलिए आप उसको पूरा नहीं कर रही हैं, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। कुछ साल बाद आप उस चीज को करोगे और जो आपके ये इतने साल की घुटन थी ना, ये जीरो। जो गालियां आपको 10 साल पहले पढ़नी थी ना, वही पढ़ेंगी, एग्जैक्ट वही पढ़ेंगी, और दो चार ज्यादा ही पढ़ेंगी। उस टाइम पे ना नए नए में फिर भी ये होता है कि अरे ये क्या हुआ, आदमी झटका खाता है और फिर अच्छा भैया ये तो ऐसी निकल गई। लेकिन एक बंदा जो 10 साल तक आपकी हाँ में हाँ मिलाता आया हो, जब वो मना करता है ना तो उसको एक दो गाली एक्स्ट्रा मिलती हैं। तो ये भी होता है। तो मैं तो नहीं सलाह देती भाई। अब आप कह लो कि बुरी बहू है, कुछ भी है, लेकिन मैं सलाह नहीं देती। ऐसी चीज के लिए खुद को रोकना चाहिए जिसमें हमारे सुख की वजह से किसी दूसरे को दुख पहुंच रहा हो, सच में दुख पहुंच रहा हो। लेकिन केवल एक ईगो कि मेरी बहू नहीं पहनेगी सूट, क्यों नहीं पहनेगी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तुम कौन हो? मैं सास हूं या मैं पति हूं। तुम्हें क्या पहनना तुम्हारी बहू डिसाइड कर रही है। तो बहू को क्या पहनना है भाई, एक तो ये है कि बहू जो है वो निकरों में घूम रही है, बिल्कुल ही अर्धनग्न अवस्था में हो रही है, या मतलब सच में नहीं अच्छा लग रहा है, इस तरीके का ड्रेसिंग सेंस कर रही है, तो ऑब्जेक्शन थोड़ा बहुत बड़े वो लोगों का घर का बनता है कि यार नहीं अच्छा लग रहा, चीप लग रहा है। पति को भी बुरा लगता है कि यार मेरी वाइफ है, कोई इस पर अश्लील कमेंट करे कुछ करे। लेकिन अगर आप डिसेंस, मतलब एक डिसेंट लुक कैरी कर रहे हो, साड़ी नहीं पहन रहे, साड़ी में इतनी कमर खुली रहती है हैं, और मतलब मेरे को तो लगता है सूट से ज्यादा अंग प्रदर्शन साड़ी में होता है। साड़ी ओके है, सूट ठीक है। तो ये क्राइटेरिया कभी समझ नहीं आता। और खाने पीने का तो कोई मतलब ही नहीं है किसी को टोकने का। एक आदमी आपके घर में रह रहा है, आपके घर के सारे काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो खाएगा क्या, वो आप डिसाइड करोगे। एक ऐसे ही है कि जी वेलवेट जब सूट का आया था कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आ रहे, तो कुछ और ऐसा कपड़ा बताएं जिसमें ये डिजाइन मिल जाए। अब एक बात बताओ, मुझे वेलवेट पहनना या नहीं पहनना ये डिसाइड मेरे हस्बैंड करेंगे। वो टच उनकी स्किन पे हो रहा है क्या, पहनना मुझे है। और वेलवेट में कौन सा वो सी थ्रू है कि अंग प्रदर्शन हो गया या कुछ और हो गया। नाजायज बातें बिना मतलब की। मैंने ऐसी, मतलब पढ़ी लिखी मैंने ऐसी देखी है कि लिपस्टिक का कौन सा शेड लगेगा वो उनके हस्बैंड डिसाइड करेंगे। शादी में लहंगा कौन सा और कितना ऊपर नीचे पहनना है वो उनके हस्बैंड डिसाइड करेंगे। तो ये अथॉरिटी आपने दी है हस्बैंड को अपने। आप खुद उनको अपने ऊपर इतना हावी होने दे रहे हो कि ये छोटे छोटे डिसीजन भी आप उनसे पूछ के ले रहे हो। आप पूछ ही क्यों रहे हो ये चीजें, और फिर वो सामने से मना कर रहे हैं या हाँ कर रहे हैं या कुछ भी है, फिर आपका मन है लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अच्छी लग रही, तब आप आ गए जी ये कहने के लिए कि मेरे को तो जी अपनी मर्जी का पहन भी नहीं सकती मैं। यही बात आएगी ना, मैं तो अपनी मर्जी के लिपस्टिक की शेड भी नहीं लगा सकती। अरे आप लगाओ, पूछ क्यों रहे हो मैं कैसी लग रही हूँ, या ये लगा लूँ क्या। आप खुद देख लो, तसल्ली कर लो शीशे में अच्छे से कि अच्छी लग रही है ना। अगर अच्छी लग रही है तो लगाओ, फिर पूछे क्यों। अब पूछोगे तो कोई ना कोई जवाब देगा ही। तो कपड़ों का तो ऐसा है भाई, अगर ये सूट पहनना या जी अपनी पसंद का कुछ खाना बनाना, अगर आप सिर्फ इस वजह से अवॉइड कर रहे हो कि लड़ाई होगी, तो लड़ाई तो होगी, आज नहीं होगी 10 साल बाद होगी। गालियां से डर रहे हो, गालियां आज भी पड़ेंगी, वो तब भी पड़ेंगी। इससे बढ़िया तो जो पहनना है पहन लो, डिसेंसी में रह के जो खाना है खा लो, इससे मत डरो। और कितना भी कर लो, गालियां तो पड़नी ही पड़नी है, वो आप बच नहीं सकते, ये तो होना ही है। उसके चक्कर में मत पड़ो कि लड़ाई होगी, गालियां पड़ेंगी, वो एक ना एक दिन तो होना ही है, आज हो जाएगा, उससे क्या है, कम से कम आपको अपने मन का तो करने को मिलेगा। अब जो आखिरी दो एक क्वेश्चन बचे हैं वो है रिलेटेड डिप्रेशन से, कि मैं 2009 में लगभग डिप्रेशन में थी और मैं कैसे निकली।
कई बार लोग पूछते हैं कि मतलब आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि मरने का आसान तरीका कौन सा होता है। तो मैं मर जाना चाहती थी। इसे ही डिप्रेशन कहते हैं कि आप जीना ही नहीं चाहते, आपके पास जीने के लिए कुछ बचता नहीं है। मेन दिक्कत क्या थी, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। क्यों एक्सपायर हो गई थी? क्योंकि मैं इनफर्टिलिटी से जूझ रही थी, और मैं अपने मैके में क्या ससुराल में क्या पहली ऐसी थी कि जिसको इनफर्टिलिटी की दिक्कत हुई। तो ये चीज़ ना मुझे हजम हुई ना मेरी मम्मी को, वो एडजस्ट ही नहीं कर पाई और उनको स्ट्रोक लगा और वो चली गई। अब उनके जाने का भी एक और प्रेशर मेरे पास आ गया, और उनके जाने के बाद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो ये और एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता चला गया, और मुझे सही से पता भी नहीं था कि ये डिप्रेशन होता है। वो तो इसी बीच में जब एक डॉक्टर ने बोला था कि आपकी वाइफ को कोई परेशानी नहीं है फिजिकल, वो केवल मेंटल डिप्रेशन में है, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये डिप्रेशन होता है। तो जब पता ही नहीं है आप, तो फिर उसका क्योर कैसे करोगे? लेकिन जब आपको समझ में आ जाए कि आप डिप्रेशन में हो, जिस वजह से हो, भाई समस्या देखो दो तरीके की होती हैं, या तो उनका हल होता है या फिर उनका कोई हल नहीं होता सिवाय टाइम के। तो इनफर्टिलिटी और मेरी मम्मी का जाना, ये दो चीज़ जो मुझे खाए जा रही थी, उन दोनों में से ही किसी में भी मैं कुछ कर नहीं सकती थी। जो मेरे हाथ में था वो मैं सब कर चुकी। मम्मी तो वापस आएंगी ही नहीं, ये तो तय था। और इनफर्टिलिटी के लिए भी आदमी ट्रीटमेंट कराता, वो सब करा लिया था। तो उसके बाद क्या बच जाता है सिवाय वेट करने के? लेकिन आपका शरीर जो है वो डूबता जा रहा है उसमें। आप सबसे जो तरीका काम किया मेरे में, एक तो उस टाइम पे योगा की 1-1.5 महीने की क्लास लगी थी हमारे घर के पास वाले पार्क में। वो मैंने ज्वाइन की ऐसे ही कैजुअली, लेकिन उस 1 महीने की क्लास ने मुझे मेंटली ऐसा कर दिया कि समस्याएं सारी वही थी, पर वो मुझे छोटी लगने लगी। और उस टाइम पे मैं आपको बताऊं, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, कोई भी नहीं, नॉट इवन माई हस्बैंड। हमारी भी कोई बॉन्डिंग नहीं थी उस टाइम पे ऐसी कि दुखी है या कुछ है, नहीं समझ पा रहे थे कोई भी। मैं बिल्कुल अकेली थी और बस डूबती जा रही थी उसमें। तो उसमें कंडीशन में वही है, एक तो आप अगर दूसरे से उम्मीद करोगे ना कि कोई आपको हाथ पकड़ के खींचेगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई ऐसा हाथ पकड़ के खींचने वाला होता तो आप डिप्रेशन में कभी जाते ही नहीं। कड़वी है लेकिन बात सच्ची है कि अगर आपके पास सच में कोई ऐसा हो कि जो आपको हाथ पकड़ के डिप्रेशन से बाहर खींच ले, तो वो आपको कभी डिप्रेशन में जाने ही नहीं देगा। आदमी एक दिन में नहीं जाता डिप्रेशन में, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा। पहले आप चिंता करते हो, गुस्सा करते हो, गुस्से और चिंता के बाद फिर आपकी निराशा होती है, निराशा के बाद कहीं आप जाके अवसाद में जाते हो, जब आपको जीने का ही मन नहीं करता। वो बहुत लंबा प्रोसेस है। तो अगर आपके पास शेयर करने वाला कोई है, या ऐसा कोई है जो आपकी इतनी केयर करता है कि आपको नहीं होने देगा डिप्रेशन में, वो आपको डिप्रेशन में जाने ही कभी नहीं देगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी डिप्रेशन में चले गए हो, तो इसका मतलब आप पहली बात तो यही मान के चल लो कि आप अकेले हो, आपको खुद इससे लड़ना है, कोई नहीं आने वाला आपको बचाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो सबसे आसान और काम करता है तरीका, अगर वो समस्या ऐसी है कि जिसका आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, आप उसकी तरफ से बिल्कुल ऐसे करके आँख मूंद लो, उसको जस्ट भूल जाओ, और जितने भी काम आप अपने क्रिएटिव कर सकते हो, कुछ क्रिएटिव, फ़ोन पे ये नहीं करना है, कुछ क्रिएटिव आपको करना है जिसका आउटकम आप हाथ में लेके देख सको कि हाँ ये मैंने बनाया। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। म्यूज़िक सुनना, टीवी देखना, ये कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं काम करेगा, मैं आपको बता रही हूँ। आप एक्सरसाइज कर लो, वो काम कर जाएगा। आप कुछ क्रिएटिव बना लो, आप कपड़े सिलो, आप DIY करो, कुछ भी। ना घूमने जाना काम करेगा, ना म्यूजिक, कुछ क्रिएटिव ही करना आपको डिप्रेशन से निकाल सकता है। और किसी से बात करना, कुछ भी। आप क्या करोगे, डिप्रेशन से निकल जाओगे, लेकिन जो आदमी उस टाइम पे आपको थोड़ा बहुत इमोशनल सपोर्ट कर रहा होगा ना, आप उस पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे कि जिस दिन वो छोड़ के जाएगा, आप फिर टूटोगे। किसी का सहारा मत ढूंढो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, खुद अपने कंधे पे बंदूक चलाओ, देखो आपको क्या आता है करना, आप क्या बना सकते हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करो। ये चीज़ आपको बहुत जल्दी इससे निकाल लेगी।
और जिस चीज़ को लेके आप डिप्रेशन में हो, बस वहाँ तो उसको तो ऐसे हो जाओ कि मैं बिल्कुल याद ही नहीं कर रहा अब उसमें, जब मैं कुछ कर ही नहीं सकता या सकती। अपने आप को यही बोलना है कि जब इस प्रॉब्लम में मैं कुछ कर ही नहीं सकती तो वाई आई एम थिंकिंग, बस। तो उधर तो आप सोचना धीरे धीरे अब बंद कर दोगे, जब आप पर्पजली अपने आप को रोक लोगे कि भाई जब मैं उसमें कुछ चेंज ही नहीं ला पा रहा तो मैं सोच के क्या कर रहा हूँ, चलो इसमें कुछ सोचते हैं। और जब आप कुछ क्रिएटिव बनाओगे ना, अपने आप आपका दिमाग इतना बिजी हो जाएगा, और दिमाग में ना मैकेनिज्म ही होता है, जैसे ही आपके दूसरे हार्मोन खुशी वाले आने लगेंगे ना, अपने आप डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। कोई आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको सोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शर्त यही है कि डिप्रेशन भगाना है तो कुछ क्रिएटिव करके दिखाओ। जैसे ही आप क्रिएटिव करना शुरू कर दोगे, आपका डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा, आप लाइफ में वापस लौट आओगे। मैं आपको बताऊं, इतनी मुझे याद आ गई एक खुशी की बात, इतनी खुशी हुई थी मुझे सुन के कि मैं अपने घर पे हस्बैंड से भी बता रही थी। एक, आपको याद होगा पिछली सर्दियों में मैंने इनफर्टिलिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो मैंने एक कमेंट के ऊपर ही बनाई थी। शर्बानी नाम है उनका, मैं उनका तो ले सकती हूँ, कि उन्होंने उन अपनी बहन की प्रॉब्लम ये बताई थी, और वो मतलब उस कमेंट को पढ़ के मुझे अपना टाइम याद आ गया था, और मैंने वो वीडियो बिल्कुल अनप्लैंड थी लेकिन मैंने उनके लिए बनाई। मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि उसमें व्यूज़ कितने आएंगे या क्या, सिर्फ मैंने उनके दिमाग में रखते हुए उनको बनाई थी। उस वीडियो को उन्होंने देखा भी, उन्हें समझ में भी आई वो बातें, और उन्होंने मेरी बात मान के उस डिप्रेशन से निकल के इनफर्टिलिटी के कुछ क्रिएटिव करने की सोची। उन्होंने खाना बनाया, और शर्बानी जो है वो हर चीज़ की अपडेट मुझे देती रही। मैंने भी उसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई मुझे बताते रहना, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो। और अब देखो पिछली सर्दी में ये वीडियो गई है, और अभी इसी महीने दिसंबर में मैं आपको बताऊं, कमेंट आया उनका कि उनकी वो ही बहन प्रेग्नेंट हो गई। मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि जैसे मान लो मेरी इनफर्टिलिटी खत्म होने पे एक हुई थी ना, वो वाली फीलिंग आई थी कि यार ये चीज़ कितना काम करती है, कि जब आप वहाँ से हटा के नेगेटिविटी से अपने दिमाग को और क्रिएटिव करने लगते हो ना कुछ, उन्होंने एग्जैक्टली यही किया। और धीरे धीरे वो लाइफ में वापस लौटी, और भगवान की कृपा से अब वो प्रेग्नेंट भी हैं। ईश्वर करे बस अच्छे से स्वस्थ उनको बेबी भी आए। और मतलब बहुत अच्छा लगता है यार ऐसी ऐसे कमेंट्स पढ़ के ना, मतलब लगता है कि जीवन सार्थक हो गया मेरा, कि अगर मेरी वजह से या मैं बात करने से किसी के लाइफ में कुछ खुशी आ पाई तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो बहुत ही मज़ा आया था ये चीज़ सुन के, तो बहुत ही खुश, मैं उस दिन पूरा दिन इतना खुश रही थी कि शायद सामने होती तो गले लगा लेती। तो ये था मतलब, तो इस ये है जी डिप्रेशन का तो मेन यही है। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसका थंबनेल कुछ इस तरीके का बनाऊंगी या टैग ऐसे लगाऊंगी कि आइंदा भी कभी किसी को ज़रूरत पड़ेगी डिप्रेशन से डील करने में तो ये वीडियो उसको आसानी से मिल जाए। फिलहाल अभी बहुत देर हो गई है, नींद भी आ रही है, और अब मैं सोने जाऊंगी। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, किसी आपके सवाल का जवाब मिला हो, या आपके किसी जानने वाले की कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, उनको शेयर कर देना। बाकी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करना, अगर आपको भी कुछ डिस्कस करना हो, शेयर करना हो, ट्राई करूँगी नेक्स्ट संडे फिर से ये आए वीडियो और आपके साथ मैं बातें करूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।